मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक रूप से एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में विशेष इतिहास की एक घटना जो राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई, रणथंभौर में हुआ पहला जौहर, जो चौहान राजवंश के शासक राजा हम्मीरदेव के शासनकाल में सन 1301 ईस्वी में घटी थी। आज उस घटना के संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक जानकारी के साथ ये क्षण बांटना चाहते हैं। अतः मित्रों, देखें कि हमारे रणथंभौर की ये घटना किस प्रकार से घटी थी। इसका शीर्षक ही है पहला जौहर रणथंभौर का, जो राजा हम्मीरदेव चौहान के समय में ये घटना घटी थी। चलो शुरू करते हैं वीडियो। रणथंभौर का पहला जौहर, ये विषय का इतिहास जानने से पहले हम थोड़ा सा चौहान राजवंश के पृष्ठभूमि में इतिहास खोजने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि राजा हम्मीरदेव और रणथंभौर में जो राजा बने थे, वो उनका पृष्ठभूमि या उनके पूर्वज कहाँ से आए और वो कौन थे। 13वीं शताब्दी में यहाँ चौहान वंश का शासन था। दिल्ली अजमेर के प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने यहाँ पर तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात चौहान वंश की स्थापना की थी। सर्वविदित है, सभी को पता है कि पृथ्वीराज चौहान का तराइन में सन 1191 में मोहम्मद गौरी के साथ में युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें अचानक आक्रमण के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का साम्राज्य स्थापित हो गया। उनके इकलौते पुत्र गोविंदराज, जिन्होंने कुछ समय के बाद में राजस्थान के रणथंभौर में जाकर के अपनी राजधानी स्थापित की, और उनके बाद में उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनका भी थोड़ा सा यहाँ विवरण प्रस्तुत करते हैं। चलो बात करते हैं। यहाँ पर गोविंदराज के जो निम्नलिखित वंशज का उल्लेख है, वो थोड़ा सा इस प्रकार से है। उनके पुत्र बाल्हड़ करीब 1226 के आसपास, फिर उनके पौत्र कह लो प्रहलादन, उनका शासनकाल रहा। फिर वीर नारायण, उनका शासन रहा तकरीबन 1236 ईस्वी के आसपास। फिर उनके पुत्र बाघभट्ट 1248 के आसपास। फिर जैत्र सिंह या जैत सिंह नाम के राजा हुए रणथंभौर के, और इनका जो कार्यकाल है 1282 से पहले का था। लगभग 1248 में ये शासन सत्ता में आए थे, और उसके बाद में इनकी जो पीढ़ी है, इनके जो पुत्र के रूप में राजा हम्मीरदेव चौहान, जिन्होंने यहाँ पर 1301 तक शासन किया, और जो लगभग 1282 में सिंहासनारूढ़ यहाँ पर हुए थे। और उन्हीं का इतिहास और उन्हीं के समय में ये पहला जौहर हुआ था। तो उनका ये जो पूरा इतिहास है,
उनका जो ये पूरा किस्सा है उसका वर्णन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। रणथंभौर के चौहान वंश शासक वीर नारायण ने दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के रणथंभौर पर हुए आक्रमण को नाकाम कर दिया। जिस समय वीर नारायण का शासन रणथंभौर पे था उस समय इल्तुतमिश ने आक्रमण रणथंभौर पे किया था और उसको उन्होंने विफल कर दिया था। लेकिन इल्तुतमिश ने संधि के बहाने उनको दिल्ली बुलवाया और उनकी षड्यंत्र रच करके हत्या करवा दी, उनका वध करवा दिया। इस प्रकार से वीर नारायण वहां पर दिल्ली में जाकर के मारे गए। उसके बाद में वीर नारायण के जो पुत्र थे बाघभट्ट, उन्होंने बड़े साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए रणथंभौर दुर्ग पर पुनः शासन सत्ता स्थापित कर ली, उसको जीत लिया और पुनः चौहान वंश का शासन वहां पर स्थापित कर दिया। और इनके बाद में बाघभट्ट के बाद में उनके सुप्रसिद्ध राजा जैत सिंह चौहान, जो हमीर सिंह के पिताजी थे, उन्होंने 1248 में वहां का राज सिंहासन संभाला और 1282 ईस्वी तक विभिन्न युद्धों को लड़ते हुए तमाम मुसलमान आक्रमणकारियों से मुकाबला करते हुए अपने दुर्ग की सदैव रक्षा करते हुए सफलतापूर्वक वहां पर शासन चलाते रहे। उसके बाद में उनके पुत्र हमीर देव चौहान, जिनका शासनकाल 1283 से 1301 ईस्वी तक माना जाता है, उनके विषय में अब यहां पर हम वर्णन करने वाले हैं। हमीर देव के शासन काल में अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान थे, उनका शासन दिल्ली में था। उन्होंने सन 1290 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। उनके आक्रमण को हमीर देव ने बुरी तरह से विफल कर दिया। उसके बाद में जलालुद्दीन ने पुनः एक बार 1291 में आक्रमण किया और उस आक्रमण का भी राजपूत योद्धाओं ने डटकर मुकाबला किया, दुर्ग की रक्षा किया और उनको वहां से भगा दिया। अतः जलालुद्दीन हार मानकर यह कहकर के वापस दिल्ली आ गया कि ऐसे सैकड़ों किले मुसलमान सैनिकों की जान के बराबर नहीं है ना, इसलिए हमें ऐसे किलों की जरूरत नहीं है जिसमें हमारे मुसलमान सिपाही शहीद हो जाएं। इस प्रकार से हार मान करके वो वापिस दिल्ली लौट गया। इसके बाद 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन गया। जलालुद्दीन की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन की पराजय का बदला लेना चाहता था। हमीर ने अलाउद्दीन को कर देने से मना भी कर दिया था, एक कारण यह भी था। तीसरा कारण जो है, हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी के जो मंगोल विद्रोही सेनापति जो था, जिसका नाम था मोहम्मद शाह, उसने अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर विद्रोह कर दिया था तथा उसका साथ दिया था अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, मराठा बेगम, चिन्मा उसका नाम था। तो उसने भी विद्रोह किया हुआ था। तो इन दोनों लोगों को राजा हमीर देव चौहान ने अपने रणथंभौर में शरण दी हुई थी। अतः अलाउद्दीन खिलजी का कहना था हमीर देव से कि हमारे वो शत्रु हैं जिन्होंने तुम्हारे यहाँ शरण ले रखी है, वो हमारे अपराधी हैं, उनको हमें वापस सौंप दो। जिस पर हमीर देव ने मना कर दिया। यह भी एक कारण बनता है रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किए जाने का। इसके बाद में
अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का तो अनुसरण कर ही रहा था। उसे अवसर मिल गया और उसने रणथंभौर पर आक्रमण करने की योजना बना डाली और 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के लिए अपने 2 सेनापति, एक का नाम था उलूग खान और दूसरे का नाम था नुसरत खान, भेजा कि जाओ रणथंभौर को विजय करो। तो वो एक भारी सेना लेकर के, भारी पलटन लेकर के रणथंभौर की ओर कूच कर गए और वहां पर बड़ा विकराल युद्ध हुआ राजपूत की सेनाओं में और ये मुस्लिम आक्रमणकारी सेनाओं में। सुल्तान की जो सेना थी, जिसका नेतृत्व नुसरत खां और उलूग खां कर रहा था, बड़ा विकराल युद्ध हुआ और सुल्तान की सेना हार गई, नुसरत खां मारा गया। अतः उलूग खां अपनी सेना को लेकर के झाइन की तरफ मुड़ गया। झाइन भी एक किला था जो हमीरदेव के रणथंभौर के अंतर्गत आता था और उसने वहां के किलेदार की हत्या करके उलूग खां ने कब्जा कर लिया था। इसके आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब उसको पता चला कि हमारा सेनापति नुसरत खां मारा गया और सेना भी हमारी पराजित हो गई और रणथंभौर विजय नहीं हो पाया है, तो सुल्तान ने स्वयं रणथंभौर की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में भयंकर लूटपाट, हत्या, उत्पात और आग वगैरह जलाने का कार्य, फसलें जलाने का कार्य, गांव जलाने का कार्य इत्यादि करता हुआ, अत्याचार, भयंकर अत्याचार करता हुआ रणथंभौर की ओर रवाना हुआ और जाकर के रणथंभौर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। काफी समय तक घेरा डाले रहा लेकिन सफल नहीं हो पाया। तब उसने एक चाल चली। हमीर के जो एक सेनापति थे 2, रणमल और रतिपाल, उनसे उसने सौदा किया कि तुमको हम ये दुर्ग जीतने के बाद सौंप देंगे, खाली हमको ये बताओ कि इस दुर्ग में प्रवेश कैसे किया जाए। तो रणमल और रतिपाल लालच में आ गए, उन्होंने गद्दारी की और उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से रणथंभौर के किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। फिर क्या था, खिलजी को पता लग गया और उसने अपनी सेना को अलर्ट मोड पे रख करके और उस गुप्त मार्ग से किले के अंदर प्रवेश किया और असावधान जो हमीरदेव की सेना थी उसके ऊपर अंदर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से हमीरदेव और उनकी जो सेना थी गड़बड़ा गई। हालांकि युद्ध तो उन्होंने बड़े पराक्रम के साथ में लड़ा, लेकिन लड़ते लड़ते जो योद्धा थे वो वीरगति को प्राप्त होने लगे। अतः सभी राजपूत क्षत्रियों ने केसरिया बाना पहन करके और युद्ध में कूद पड़े और वीर गति को प्राप्त होते चले गए। जब ये हाल हुआ तो राणा हमीरदेव भी युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और उनकी जो पत्नी रानी रंग देवी थी, वह पुत्री देवल दे, वो तमाम राजपूत छत्राणियों को, वीरांगनाओं को साथ में लेकर के और जो उनके यहाँ एक जो बड़ा जल का सागर था रणथंभौर के अंदर, उसमें जल जौहर किया। जल में कूद करके सभी वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। इसीलिए राजस्थान के इतिहास में रणथंभौर का ये पहला जौहर कहलाता है जो जल जौहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ में
अब उपसंहार की बात आती है तो इतना ही यहाँ पर कहना काफी होगा कि हम्मीर देव एक महान योद्धा थे, महान सेना नायक थे, जिन्होंने कुल अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 युद्धों में वो हमेशा विजयी रहे। बस फिर क्या, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हो गया और उसके बाद में जो दूसरा राजस्थान का सबसे प्रमुख गढ़ था, मजबूत गढ़ था, चित्तौड़, 1303 में उसकी ओर उसको जीतने के लिए प्रस्थान किया। रणथंभौर का यह युद्ध पहला साका या पहला जौहर राजस्थान के इतिहास में माना जाता है। इसी के साथ में मित्रों ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो में बताई गई जानकारी यदि उचित लगती है और सही लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और जो इस चैनल पर मित्रगण नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे चैनल की वीडियो की अपडेट्स उनके पास तक आसानी से पहुंच सके। मित्रों आगे फिर मिलते हैं इसी प्रकार की किसी कथा के वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।